नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी चीन को लेकर अमित शाह के आरोपों पर कांग्रेस के पलटवार की, चीन मुद्दे पर संसद में विपक्ष के विरोध की, जानेंगे उर्दू शिक्षकों को लेकर क्या बोले राहुल गांधी, 2025 में क्या है नीतीश कुमार का प्लान, बात करेंगे बीजेपी में गुटबाजी से कांग्रेस को फायदे की, शिवाजी पर राज्यपाल के बयान को लेकर महाराष्ट्र में विपक्ष के विरोध की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बिल्किस मामले में हुई सुनवाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चीन के मुद्दे पर घिरी मोदी सरकार, संसद में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल बुलाई विपक्षी दलों की बैठक। गुजरात में कांग्रेस की हार को लेकर मंथन जारी, कांग्रेस प्रत्याशी रघु देसाई ने कहा, गुजरात में कांग्रेस की हार के लिए जगदीश ठाकुर जिम्मेदार। केरल विधानसभा में राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से हटाने का प्रस्ताव हुआ पास, कला और संस्कृति से जुड़े लोगों को विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त कर सकती है सरकार। आज बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 403 अंक चढ़कर 62,533 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 111 अंकों की तेजी के साथ 18,608 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन और भारतीय सेना के बीच हुई झड़प के मुद्दे पर मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार को आगाह कर रहा था। लेकिन अब सरकार घिरी है तो उसने एक बार फिर कांग्रेस को ही घेरने की कोशिश की है। तो वही कांग्रेस ने अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए सरकार पर सवालों की बौछार कर डाली। क्या है मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अरुणाचल के तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर को भारत और चीन की सेना के बीच झड़प हुई। इस झड़प में भारत के लगभग 30 सैनिकों को चोटें आई हैं। अब इस मामले पर मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है। कांग्रेस का सवाल है कि 9 दिसंबर को हुई घटना पर आज राजनाथ सिंह ने संसद में जवाब क्यों दिया, क्यों इतने दिन तक इस घटना को दबा कर रखा गया। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह पीएम के बचाव में आए और कांग्रेस के कार्यकाल का जिक्र कर पलटवार की कोशिश की। शाह ने दावा किया कि नेहरू की गलती के चलते भारत को अपनी जमीन गंवानी पड़ी, उनकी गलती के चलते ही भारत की जगह यूएन को स्थायी सदस्यता मिली। लेकिन कांग्रेस ने शाह को जवाब देने के साथ ही तमाम सवाल भी उठा दिए। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि एक और महत्वपूर्ण कंपनी डोंगफेंग, बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिएगा। जब हमारी सरकार आएगी तो ये नाम रोज हेडलाइन में होगा, ये मैं आपको आज बता देता हूं। डोंगफेंग पे विश्व बैंक ने पाबंदी लगाई, यूरोप ने पाबंदी लगाई, पेंटागन ने पाबंदी लगाई। 2020 में जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर का कॉन्ट्रैक्ट डोंगफेंग को दे दिया, हमारी सरकार ने दिया। चलिए आइए गुजरात धौलेरा में चलते हैं, आपको ले चलते हैं। धौलेरा में 43,000 करोड़ के एमओयूज चीन की कंपनीज के साथ किसने साइन किए? कोई कारण रहा होगा कि चीन का जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, वो लिखता है कि मोदी जी हार नहीं जाए कहीं गुजरात। अगर मोदी जी गुजरात हार जाएंगे तो चीन को बड़ा नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा चीन को, हम भी ये जानना चाहते हैं। पवन खेड़ा ने अपने बयान में भारत की तरफ से चीन को दिए गए प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र किया। दरअसल पवन खेड़ा का ये पलटवार अमित शाह के उस बयान पर आया है जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजीव गांधी फाउंडेशन को 1 करोड़ 35 लाख मिले थे। मैं पूछना चाहता हूं कि दोहरा रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से पैसे लिए, कांग्रेस राज में 18 किलोमीटर जमीन हड़पी गई, लेकिन बीजेपी के राज में ऐसा नहीं हो सकता। खेड़ा ने अमित शाह के हर आरोप का जवाब दिया है, यानी कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी सरकार की बोलती बंद कर दी है और सरकार को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। अमित शाह ने राजीव गांधी फाउंडेशन का जिक्र किया तो कांग्रेस ने भी आरोपों की झड़ी लगा दी, यानी कांग्रेस अब बीजेपी के किसी वार को खाली नहीं जाने देगी। चीन और भारत के सैनिकों की झड़प का ये मुद्दा आज संसद में भी छाया रहा। विपक्ष ने उस मुद्दे पर चर्चा की मांग की, लेकिन रक्षा मंत्री ने सिर्फ इतना कहा कि हमारे 1 इंच जमीन पर चीन कब्जा नहीं कर पाया और किसी जवान की जान नहीं गई। क्या कुछ हुआ संसद सत्र के दौरान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। आज संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया था। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां चीन को लेकर पीएम मोदी से जवाब की मांग कर रही थी। लोकसभा में हंगामा ज्यादा बढ़ने से पहले कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। जब दोबारा संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो तवांग में 9 दिसंबर को भारत चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में जवाब दिया। राजनाथ अपने 3 मिनट के जवाब में बोले, हाथापाई में दोनों तरफ के सैनिकों को चोट आई, हमारा कोई सैनिक नहीं मारा गया।
भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को उनकी पोस्ट पर जाने को मजबूर कर दिया। 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित तवांग के यांगत्से में 9 दिसंबर को 600 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। भारतीय सेना ने लाठी डंडों से उन्हें वापस खदेड़ दिया था। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चीन से निपटने के लिए सरकार की किस तरह की तैयारियां कर रही है, ये जानने का हमें अधिकार है। इससे पहले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, नासिर हुसैन, शक्ति सिंह गोहिल, रंजीत राजन और आप सांसद राघव चड्ढा ने भी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दे दिया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि देश से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन मोदी जी अपनी छवि बचाने के लिए देश को खतरे में डाल रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष पीएम मोदी के जवाब की मांग पर अड़ा है। उधर राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में तवांग झड़प का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि चीन ने तवांग में हमारी सीमा में घुसपैठ की, ये बेहद गंभीर मामला है। बाद में दोनों सदन 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गए। संसद की कार्यवाही शुरू होने के पहले राजनाथ ने अपने घर पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत तमाम अधिकारियों ने जानकारी दी, जिसके आधार पर राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सेना को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, जबकि विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है। संसद में जब विपक्ष की बात नहीं सुनी गई तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। हालांकि ये पहला मौका तो नहीं है जब सदन में विपक्ष की बात को ना सुना गया हो। दरअसल हमेशा ही ऐसा होता रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी और अब ये यात्रा सफल हो रही है। तो कैसा रहा यात्रा का 97वां दिन, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी की यात्रा ने 97 दिन पूरे कर लिए हैं। आज की यात्रा का पहला फेज कंप्लीट होने के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि 16 दिसंबर को ही राहुल गांधी दौसा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। 16 दिसंबर को यात्रा के 100 दिन पूरे हो जाएंगे। राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा का आज 9वां दिन है। आज सुबह यात्रा में एक बेरोजगार उर्दू टीचर ने राहुल के साथ अपनी समस्याओं को साझा किया। सवाई माधोपुर में इकराम अहमद ने कहा कि मुसलमानों को केवल वोट बैंक समझा जाता है और वोट के लिए याद किया जाता है, लेकिन जब मुसलमानों को हक देने की बात आती है तो वो नहीं मिलता। उर्दू टीचर की भर्ती इसका उदाहरण है। राहुल ने इस बेरोजगार युवक की बात सुनने के बाद कांग्रेस नेता डोटासरा से कहा कि युवकों की रोजगार नौकरी की दिक्कतों को हर हाल में दूर किया जाए। इसके बाद राहुल गांधी ने बेरोजगार उर्दू टीचर को गले लगाया और उर्दू टीचर से लेकर माइनॉरिटी की दिक्कतों को दूर करने का आश्वासन दिया। आज यात्रा में राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी कदम से कदम मिलाती नजर आई। आज सवाई माधोपुर के करमोदा मदरसा छात्रों ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। राहुल गांधी कुछ देर मदरसा छात्रों से मिलने के लिए रुके और उनसे बात भी की। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार लोगों से मिल रहे हैं। राहुल किसान, मजदूर, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र, खिलाड़ी से अलग अलग मुलाकातें कर रहे हैं। राहुल गांधी को पिछले हफ्ते भर में राजस्थान से जुड़ी कई समस्याओं के बारे में फीडबैक मिला है। समाज के अलग अलग लोगों ने राहुल से मिलकर सरकारी सिस्टम और योजनाओं से जुड़ी खामियां बताई हैं। लोगों से मिले फीडबैक के आधार पर राहुल गांधी ने सीएम अशोक गहलोत को कुछ बिंदुओं पर काम करने को कहा है। राहुल के सुझावों के आधार पर सरकार में अगले कुछ दिनों में बड़े फैसले होने की संभावना है। राहुल यात्रा में पार्टी संगठन को लेकर भी अलग अलग नेताओं से चर्चा कर रहे हैं, जो ये बता रहा है कि राहुल यात्रा के साथ साथ 2024 की तैयारी में भी जुटे हैं। राहुल गांधी ने बेरोजगार उर्दू टीचर को गले लगाया और उर्दू टीचर्स से लेकर माइनॉरिटी की दिक्कतों को दूर करने का आश्वासन दिया। राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा शानदार प्रदर्शन कर रही है और सफल हो रही है, लेकिन क्या तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन सफल होगा? ये सवाल उठने शुरू हुए हैं सीएम नीतीश कुमार के ऐलान के बाद से। तो क्या है सीएम का ऐलान, जानेंगे रिपोर्ट में। बिहार में 2025 तक कोई बदलाव नहीं होगा। नीतीश कुमार महागठबंधन की ओर से सीएम रहेंगे। 2025 में विधानसभा चुनाव होगा तो राज्य का सीएम बदला जाएगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि 2025 का विधानसभा चुनाव महागठबंधन तेजस्वी के चेहरे पर लड़ेगा। चुनाव जीतेगा, सरकार बनाएगा और तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में नीतीश कुमार ने तेजस्वी की ओर इशारा करते हुए ऐलान किया कि 2025 में तेजस्वी को आगे करना है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। नीतीश के बयान से साफ हो गया है कि 2025 तक बिहार में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। न तो वो एनडीए में वापस जा रहे हैं और न ही सीएम पद से इस्तीफा दे रहे हैं, जैसा बीजेपी के नेता लगातार दावा कर रहे हैं। इससे पहले सोमवार को नीतीश कुमार अपने गृह जिले नालंदा में डेंटल कॉलेज का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उनके साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी थे। नीतीश ने नालंदा में कहा था कि हमें जितना काम करना था कर दिया, बिहार को जितना आगे बढ़ाना था उसमें अपना योगदान दिया। अब तेजस्वी यादव को ही देखना है, उन्हें आगे बढ़ना है।
यानी 24 घंटे के अंदर नीतीश कुमार ने 2 बार तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंपने की बात कर साफ कर दिया कि महागठबंधन में सीएम पद को लेकर कोई विवाद नहीं है। महागठबंधन विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार ने शराबबंदी का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि हमने महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते हुए बिहार में शराबबंदी लागू की। शराबबंदी नहीं थी तो कितना झगड़ा होता था, कितना झंझट होता था। सब ठीक हो गया है और आगे भी सब ठीक रहेगा। शराबबंदी को लेकर कोई भी अनाप शनाप बातें ना करें, क्योंकि सबके समर्थन से शराबबंदी हुई थी। नीतीश कुमार ने कहा कि महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। 2025 के लिए महागठबंधन ने अभी से अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। वैसे टेंशन में तो बीजेपी राजस्थान को लेकर भी है, क्योंकि यहां 2023 के आखिर में चुनाव है और इस राज्य में भी पार्टी हिमाचल की तरह ही गुटबाजी से जूझ रही है। बीजेपी मजबूत और अनुशासित पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन उसके इस दावे की हवा हिमाचल में मिली हार ने निकाल दी है। अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक हिमाचल में हार की सबसे बड़ी वजह पार्टी की गुटबाजी थी। वैसे हिमाचल के अलावा कई राज्यों में बीजेपी आंतरिक कलह का सामना कर रही है, जिनमें सबसे ऊपर राजस्थान है, जहां वसुंधरा राजे सिंधिया बनाम गजेंद्र शेखावत और सतीश पूनिया के बीच कलह है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के बीच अदावत की खबरें आती रहती हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ भी वसुंधरा गुट लगातार मोर्चा खोल रहा है। राजस्थान की तरह कर्नाटक में भी पार्टी के भीतर गुटबाजी चरम पर है। यहाँ पूर्व सीएम येदियुरप्पा और वर्तमान सीएम बीएस बोम्मई गुट आमने सामने है। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया गुट आमने सामने हैं। 2018 में छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी ने संगठन को फिर से मजबूत करने के लिए कई प्रयोग किए, लेकिन गुटबाजी की वजह से सब फेल हो गया। यहाँ पूर्व सीएम रमन सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मपाल कौशिक, पूर्व अध्यक्ष विष्णुदेव साय गुट सक्रिय है। इन्होंने भी बीजेपी नेतृत्व के नाक में दम कर रखा है। 2023 में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होना है। इनमें कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जबकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी के लिए जहां 2 राज्यों में सरकार बचाने की चुनौती है, वहीं 2 राज्यों में जीत दर्ज करने की भी। लेकिन बीजेपी की गुटबाजी इन राज्यों में कांग्रेस का फायदा करा सकती है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में मौजूदा सियासी परिदृश्य पर नजर डालें तो यहाँ कांग्रेस तेजी के साथ मजबूत हो रही है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस के पैर मजबूत कर दिए हैं और अगर बीजेपी इस गुटबाजी का शिकार रहती है तो इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। राजस्थान बीजेपी के अंदर चल रही गुटबाजी का फायदा कांग्रेस को होगा और बीजेपी को हिमाचल की तरह ही इस राज्य में भी हार का मुंह देखना पड़ेगा। यानी ये गुटबाजी बीजेपी को भारी पड़ने वाली है। वैसे बीजेपी को भारी तो महाराष्ट्र के राज्यपाल का विवादित बयान भी पड़ गया और उनका विरोध इतना बढ़ गया कि विपक्ष ने आज बंद का आह्वान किया। तो कैसा रहा बंद का असर, देखिए रिपोर्ट। पुणे की सड़कों पर आज सन्नाटा पसरा हुआ है। वजह है भगत सिंह कोश्यारी का वो विवादित बयान जो उन्होंने शिवाजी महाराज के लिए दिया था, और यही वजह है कि कोश्यारी के विरोध में विपक्षी दलों और मराठा संगठनों ने आज पुणे बंद का आह्वान किया है, जिसका असर आज सुबह से ही देखने को मिल रहा है। दुकानें भी बंद हैं। हालांकि शहर में बंद के दौरान मेडिकल की दुकानों को बंद नहीं किया गया, जबकि जरूरी वस्तुएं और सेवाएं जैसे किराना की दुकान, दूध की दुकान मंगलवार सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक के लिए बंद रखने को कहा गया। फेडरेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन ऑफ पुणे FATP ने भी बंद का समर्थन किया है। पुणे बंद के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। इतना ही नहीं, शिवाजी महाराज पर राज्यपाल कोश्यारी की विवादास्पद टिप्पणी के विरोध में आज सुबह मराठा संभाजी ब्रिगेड सहित कई संगठनों और विपक्षी दलों ने पुणे में मौन मार्च निकाला और बंद को अपना समर्थन दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP के पुणे अध्यक्ष प्रशांत जगताप ने कहा कि राज्यपाल कोश्यारी ने महाराष्ट्र का अपमान किया है। भाजपा को छोड़कर सभी दलों ने बंद का समर्थन किया है। गुलटेकड़ी बाजार यार्ड में थोक विक्रेताओं और श्रमिकों के संघों ने बंद को समर्थन देने की घोषणा की। सब्जियों, फलों और फूलों की लोडिंग और अनलोडिंग बंद रही। जहां एक तरफ बंद का असर पूरे शहर में नजर आया, इसके अलावा कांग्रेस की शहर इकाई के प्रमुख अरविंद शिंदे ने कहा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ अपने बयान के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, बीजेपी को टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि कोश्यारी ने एक समारोह में कहा था कि अगर कोई पूछता है कि आपका आइकन कौन है तो आप उन्हें यही महाराष्ट्र में पाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज अब पुराने आदर्श बन गए हैं। आप नए लोगों को आदर्श के रूप में देख सकते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर से लेकर नितिन गडकरी तक। अब कोश्यारी के इसी बयान पर विवाद छिड़ा हुआ है और उनके इस बयान ने बीजेपी को मुश्किल में फंसा दिया है। अब देखना होगा कि बीजेपी आलाकमान इस मामले में कब कोई फैसला लेता है।
और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बिल्किस मामले में हुई सुनवाई की। 2002 गुजरात मामले की पीड़ित बिल्किस बानो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई नहीं हो सकी। 2 जजों की बेंच में शामिल जस्टिस बेला त्रिवेदी ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है। अब इस मामले की सुनवाई के लिए दूसरी बेंच बनाई जाएगी। तो क्यों खुद को बिल्किस मामले की सुनवाई से अलग किया जज बेला त्रिवेदी ने, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जज बेला एम त्रिवेदी ने बिल्किस बानो की दायर याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इस याचिका में बिल्किस बानो ने 2002 में मामले के दौरान सामूहिक दुष्कर्म और अपने परिवार के 7 सदस्यों की जान लेने के मामले में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई अब दूसरी बेंच करेगी। सुभाषनी अली और महुआ मोइत्रा की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर चुका है। इससे पहले गुजरात सरकार हलफनामा दाखिल कर आरोपियों की रिहाई को कानून के मुताबिक बता चुकी है। बिल्किस ने अपनी जनहित याचिका में कहा कि दोषियों की समय से पहले रिहाई न केवल बिल्किस, उसकी बड़ी हो चुकी बेटियों, उसके परिवार के लिए, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे समाज के लिए एक झटका है। बिल्किस सहित पूरे देश और पूरी दुनिया को रिहाई की चौंकाने वाली खबर के बारे में तब पता चला जब वो रिहा हो गए। न सिर्फ रिहा हो गए बल्कि फूल मालाएं पहनाकर आरोपियों को सम्मानित किया गया और मिठाइयां बांटी गई और इन आरोपियों की रिहाई 15 अगस्त को की गई। लेकिन अब जज बेला त्रिवेदी ने खुद को बिल्किस केस से अलग कर लिया है, जिसकी वजह से इस मामले में नया मोड़ आ गया है। खबरों की माने तो 2004 से 2006 के बीच जज बेला त्रिवेदी गुजरात सरकार के लिए काम कर चुकी हैं। शायद यही वजह थी कि उन्होंने सुनवाई शुरू होने से पहले खुद को बिल्किस केस से अलग कर लिया, जिस कारण से आज इस मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। बिल्किस मामले को लेकर अब नई बेंच का गठन होगा, फिर इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।